नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय इजराइल में टेलअवीव में मौजूद हूं, जो ईरान के मिसाइलों के निशाने पर लगातार है और इजराइल की तरफ से ईरान पर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार आक्रमण भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए तो ये पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में जल रहा है। बयान हर तरफ से आते हैं। एक तरफ से अमेरिका बयान देता है कि उसने कितना नुकसान अभी तक ईरान को पहुंचा दिया है। इजराइल की तरफ से ईरान को अल्टीमेटम दिया जाता है कि सरेंडर कर दो, तुम पर कोई आक्रमण नहीं होगा। ईरान कहता है कि हम अपने पड़ोसी देशों से किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम किसी तरह से उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आखिरकार वो करता वही है जिसका डर रहता है। हमने देखा किस तरीके से बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट नष्ट हो गया और इस पूरे क्षेत्र में पानी की अहमियत कौन नहीं समझ सकता है। हम इन सारी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पहले वॉर अपडेट्स देख लीजिए। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली सेना ने अटैक किया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले में ईरान का F-16 विमान तबाह हो गया है। राजधानी तेहरान में भी आज बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 20 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली सेना ने तेहरान और उसके आसपास के शहर कराज में ईंधन और तेल से जुड़े कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद आसमान में आग के बड़े बड़े गोले और धुएं के गुबार दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा और अपने नेता की मौत का बदला जरूर लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों पर हुए हमलों के लिए पहले माफी मांगी, लेकिन बाद में अपने बयान से पीछे हट गए। इससे ईरान की सत्ता के अंदर मतभेद की चर्चा तेज हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे। यहां ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के शवों को सम्मान के साथ वापस लाया गया। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट और ड्रोन दागे। जवाब में इजराइल ने बैरूत के दहिया इलाके में हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 10 घायल हुए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही ईरान पर बड़ा सैन्य हमला हो जाए, लेकिन उसे वहां की रिजीम चेंज की संभावना बहुत कम है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति मारे गए नेता अली खामनेई की जगह लेने की कोशिश करेगा तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले से एक समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाला प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। मिसाइल के टुकड़े गिरने से 3 लोग घायल भी हुए। युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सीक्रेट जानकारी ईरान को न दे। साथ ही मिसाइल अटैक को लेकर तुर्की ने भी ईरान को चेतावनी दी है। युद्ध लगातार जारी है। तबाही की तस्वीरें हर तरफ से सामने आ रही हैं एक एक करके। और इस सब के बीच चाहे ट्रंप की चेतावनी हो, नेतन्याहू का अल्टीमेटम हो, ईरान का पलटवार हो, नवा दिन किस तरीके से बीता है आपको नवे दिन की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की जंग को 9 दिन बीत गए, लेकिन न ईरान के हौसले पस्त होते दिख रहे हैं और न ही अमेरिका इजराइल के हमले रुके हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूएस इजराइल के साथ 6 महीने तक जंग जारी रखने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। जंग अब और भी भीषण होती जा रही है। अभी तक एयर स्ट्राइक्स के जरिए पूरी जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसके मुताबिक अमेरिका जमीनी युद्ध का मोर्चा भी खोल सकता है। Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. खबरें मिल रही हैं कि जमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका ईरानी कुर्द विद्रोही लड़ाकों की मदद ले सकता है। ईरान में कुर्दों की संख्या 15% के आसपास बताई जाती है। कुर्द अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर ईरान की शासन व्यवस्था में खुद को उपेक्षित पाते हैं। कुर्द
अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अगर कुर्द जमीनी लड़ाई में ईरान के खिलाफ उतरते हैं तो ईरान को गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके लिए एक नया संकट होगा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति का बयान है कि ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने में ईरान सक्षम है। तेहरान से इस वक्त आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। इजरायली हमलों में तेहरान के तेल डिपो धू कर जल रहे हैं। यही हाल इस्फहान का भी है, जहां इजरायली हमले में कई ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल अब बड़े हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। Accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts. Including about every form of leadership you can have, we've wiped out. ईरान की राहत संस्था रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है कि 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से अमेरिका और इजराइल के हमलों में 6,668 नागरिक जगहों को निशाना बनाया गया है। संस्था के आंकड़ों के अनुसार हमले में 5,535 घर, 1,041 दुकानें और व्यापारिक केंद्र, 14 मेडिकल सेंटर, 65 स्कूल और रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर्स को टारगेट किया गया है। अमेरिका का दावा है कि इन 9 दिनों की लड़ाई में ईरान की आर्मी और नेवी खत्म हो चुकी है। प्रमुख नेता मारे जा चुके हैं। Iran were doing very well. Somebody said, "How would you score it from 0 to 10?" I said, "I'd give it a 12 to a 15." Their army is gone. They're just about their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. युद्ध अब जिस दिशा में जा रहा है वो महाविनाश की पटकथा लिख रहा है। अमेरिका लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता, जिसकी वजह से उसका सब्र चुक रहा है। दूसरी तरफ ईरान लगातार अमेरिकी इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिससे युद्ध महायुद्ध में बदलता जा रहा है। आने वाले कुछ दिन न सिर्फ इजराइल, अमेरिका, ईरान बल्कि दुनिया के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। युद्ध के 9वें दिन के बाद आपको दिखाते हैं किसको कितना नुकसान हुआ है, किस पर कितना भारी पड़ रहा है ये युद्ध। एक हफ्ते बाद क्या अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी? एक हफ्ते बाद क्या इजराइल ने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? एक हफ्ते बाद क्या ईरान अमेरिका की सोच से ज्यादा ताकतवर निकला? एक हफ्ते बाद क्या ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा दी? एक हफ्ते बाद युद्ध से किसका क्या नुकसान हुआ? अमेरिका और इजराइल द्वारा शनिवार को शुरू किए गए हमलों के बाद ईरान में मरने वालों की संख्या 1045 के पार पहुंच गई। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक अब तक इस जंग में ईरान में 1045, लेबनान में 50, इजराइल में 11, जॉर्डन में 5, कुवैत में 4, यूएई में 3, बहरीन और ओमान में एक मौत हुई है। वहीं कुवैत में स्थित यूएस एम्बेसी पर हुए ईरानी हमले में कुल 6 सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी बमबारी में ईरान में एक स्कूल में 160 छात्राओं की भी मौत हुई है। इजराइल और अमेरिका पिछले एक हफ्ते से ईरान पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के आंतरिक सुरक्षा कमांड और बसीज बल से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। इजराइल का टारगेट इन हमलों के जरिए ईरान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना है। तेहरान में सरकारी टेलीविजन ने उन इमारतों के खंडर दिखाए हैं जो हमलों में तबाह हो गई हैं। कौम शहर में उस इमारत को भी निशाना बनाया गया जहां अगले सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन होने वाला था। हमलों की वजह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के अनुसार अब तक अमेरिकी सेना ईरान के 30 से ज्यादा युद्धपोत और 9 सैनिक जहाजों को डुबो चुकी है। ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केश्म के जजीरे पर भारी नुकसान हुआ है। केश्म से 10 मील दूर बंदर अब्बास नेवल बेस भी युद्ध में तबाह हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एक गार्ड ड्रोन कैरियर को नुकसान पहुंचाया है। ईरान की एक बिल्कुल नई मिसाइल कॉर्वेट नष्ट हो गई।
कोनारक नेवल बेस पर 3 शिप्स को अमेरिका ने डुबो दिया जो बंदरगाह पर खड़ी थीं। गल्फ ऑफ ओमान में जस्क नेवल बेस और पर्शियन गल्फ में अस्लुयेह नेवल बेस को भी नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और इजराइल पर मिसाइलें दागी। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर ईरान ने हमला किया। कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, कुवैत में कैंप आरिफ जान, कुवैत में कैंप ब्यूहारिंग, इराक में अरबिल एयरबेस और यूएई के जबल अली पोर्ट को ईरान ने ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। हालांकि खाड़ी देशों ने दावा किया है कि उन्होंने कई ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ईरान ने कतर में अमेरिकी स्पेस फोर्स के AN/FPS 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी हमले में तबाह हुए अमेरिकी रडार की कीमत $1.1 अरब बताई जा रही है। कतर में तबाह हुआ ये रडार पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका की ओर से ऑपरेट किया जाने वाला सबसे बड़ा रडार है। इस तरह के रडार दुनिया में सिर्फ 6 हैं, जिनमें से एक कतर में लगाया गया था। ये रडार अमेरिकी आर्मी के लिए जरूरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग देता था। ईरानी हमलों के बीच इसको नुकसान अमेरिकी आर्मी को मुश्किल में डालेगा। इसके साथ साथ ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका के सबसे उन्नत थार्ड रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। जिस रडार को निशाना बनाया गया वो थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का AN/TPY-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियन बनाती है। ये रडार अत्यंत उन्नत तकनीक से लैस होता है और इसका उपयोग आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। इस रडार की कीमत लगभग $30 करोड़ के आसपास होती है। ये रडार सिस्टम 5 बड़े ट्रेलरों पर स्थापित होता है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 40 फीट लंबा होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि इन सभी ट्रेलरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। IRGC के बयान के अनुसार कुवैत में अमेरिकी नौसैनिक बेस अली अल सलेम एयर बेस को पूरी तरह से डीकमीशन कर दिया गया है। ईरानी सेना का कहना है कि इस अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया, जिससे बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का प्रमुख बेस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जहां यूएस 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उस पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे कमांड सेंटर और सपोर्ट स्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब और इराक के ठिकानों पर भी हमले हुए। वहीं इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 2 सदस्य मारे गए और 3 घायल हुए, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि कोई हताहत नहीं हुआ और सैन्य सुविधाओं को हल्का नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। युद्ध की वजह से इस रणनीतिक मार्ग से तेल टैंकरों की आवाजाही 90% तक गिर गई है। इससे ग्लोबल लेवल पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो क्षेत्र के पूरे सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच इजरायली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां जारी रहती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते $3 बिलियन यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये युद्ध जो है वो गल्फ कंट्रीज को ज़्यादा साबित होएगा। अमेरिका ने जहाँ भी लड़ाई लड़ी है ना, जो भी लड़ाई लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी तो उसने कहा डॉलर करेंसी एक्सेप्ट कर, तो वो बहुत शातिर है कि जहाँ भी लड़ाई लड़ेगा वो उसका पैसा निकाल लेगा। अमेरिका की कैपेसिटी तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन ईरान की उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ईरान के अंदर तो सिर्फ रिजॉल्व है कि भाई ईरानियंस का कितना रिजॉल्व है, ईरानियन इंडस्ट्री का कितना रिजॉल्व है, लोगों में कब तक वो उत्साह है कि भाई नहीं, हम अपनी धरती पर किसी बाहर वाले का कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन अल्टीमेट कॉस्ट जो है मेरे ख्याल में वो गल्फ कंट्रीज को झेलनी पड़ेगी और उसमें शायद हो सकता है ईरान को। उधर अमेरिका को ईरानी जवाबी हमलों में न सिर्फ मिलिट्री उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि सैन्य कार्रवाई में भारी भरकम रकम भी खर्च करनी पड़ी है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की नई रिसर्च के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में पहले 100 घंटों में लगभग $3.7 बिलियन खर्च हुए हैं। इसमें से ज्यादातर खर्च पहले बजट में शामिल नहीं था। लड़ाई में अमेरिका को हर दिन लगभग $891.4 मिलियन का खर्च आया है।
इसमें से ज्यादातर खर्च बड़ी मात्रा में हथियारों के इस्तेमाल और स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे एडवांस सिस्टम्स की तैनाती की वजह से हुआ है। युद्ध के समय में हथियारों की आक्रामकता, दोनों तरफ की सेना की संख्या, ये सारी चीजें तो एक तरफ हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी होता है कि कोई वार करने में कितना खर्च हो रहा है और पलटवार या फिर उस वार को रोकने में कितना खर्चा आ रहा है। लगातार इस पूरे युद्ध में बात भी हो रही है कि ईरान की मिसाइलें कितने की और एयर डिफेंस का खर्च इजरायल या अमेरिका को अपने बेसिस पर कितना आ रहा है। उसी क्रम में इजरायल की तरफ से एयर डिफेंस में एक ऐसा एक तरह से कहें कि बढ़त हासिल की गई है जिसका सीधा असर युद्ध में इस खर्च को कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तस्वीर है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मुमकिन है यही वो लेजर बीम हो जिसके जरिए कोई भी मिसाइल किसी भी खतरे को निरस्त किया जा सकता है बहुत कम खर्च में। इसको लेकर चर्चा बहुत चल रही है। क्या है ये, देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष सिर्फ किसने किसका कितना नुकसान किया इनके आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के लिए एक तरह की गणित की चुनौती बनता जा रहा है। कारण यह है कि अमेरिका को छोटे, सस्ते और एक तरफा हमले करने वाले ईरानी ड्रोन्स को गिराने के लिए बेहद महंगे और अत्याधुनिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और तेल ढांचों को निशाना बनाया है। दरअसल समस्या ये नहीं कि इन्हें रोका नहीं जा सकता, बल्कि असली चुनौती ये है कि इन्हें गिराने की लागत बहुत ज्यादा है। अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में काफी सफल रहे हैं और लगभग 90% से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन असल परेशानी लागत का अंतर है। एक तरफ जहां शाहिद 136 ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 या करीब 16 से 17 लाख रुपए होती है, वहीं एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $4 मिलियन या करीब 33 करोड़ रुपए तक होती है। यानी $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए 4 मिलियन की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ रही है। यही हाल खाड़ी देशों का भी है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के पास भी उन्नत थार्ड सिस्टम है, जो वायुमंडल के बाहर तेज रफ्तार बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसकी कीमत और भी ज्यादा है। एक थार्ड इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $12 मिलियन तक होती है। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स को लड़ाकू विमानों से एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम मिसाइलों से भी गिराया गया है, जिनकी कीमत लगभग $20,000 से $30,000 प्रति मिसाइल होती है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करना बेहद महंगा पड़ता है। ईरान को एक मिसाइल बनाने में लगभग $2 लाख से $5 लाख तक का खर्च आता है। वहीं इजराइल के लिए डेविड स्लिंग या एरो का एक इंटरसेप्टर दागने की कीमत $1 मिलियन से $2 मिलियन आती है। यानी ईरान मिसाइल मारने में जितना खर्च कर रहा है, उससे करीब 5 गुना ज्यादा इजराइल उन मिसाइलों को रोकने में खर्च कर रहा है। युद्ध में मिसाइलों को हवा में मार गिराना अमेरिका और इजराइल को महंगा पड़ रहा है। इसलिए पहली बार इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए आयरन बीम का इस्तेमाल किया है। इजरायली सेना ने फुटेज जारी करते हुए दिखाया कि कैसे हिजबुल्लाह की मिसाइलों को आसमान में ही रोक दिया गया। आयरन बीम में 2 टेलीस्कोप हैं। एक से लेजर बीम निकलती है और दूसरे से इसके परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाती है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूर से जब दुश्मन का ड्रोन, मिसाइल या रॉकेट आता दिखता है, तो ये आयरन बीम इसे इंटरसेप्ट करती है और लेजर से मार गिराती है। इसका रिएक्शन टाइम महज कुछ सेकंड है। इसकी खासियत यह भी है कि ये आयरन डोम के साथ इंटीग्रेटेड है और इसके अलावा एक सेपरेट यूनिट के तौर पर भी काम कर सकती है। इसका वजन ज्यादा है तो ये मोबाइल नहीं है और इसे एक जगह पर रखकर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आयरन बीम को पहली बार 2014 में दिखाया गया था और डेवलपमेंट और फाइनल टेस्टिंग पूरी होने के बाद सितंबर 2025 में इसे ऑपरेशनल घोषित किया गया था। पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों के उलट आयरन बीम लेजर बेस्ड सिस्टम है जो लगातार एनर्जी सोर्स पर निर्भर करता है। इसमें जब तक पावर मौजूद है, सिस्टम में एम्यूनिशन खत्म होने का खतरा नहीं है। जानकारों की माने तो एक आयरन बीम की कीमत सिर्फ $2 से $3 आती है। युद्ध में इजराइल के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। क्लस्टर बम क्या होते हैं, हम आपको दिखाते हैं।
पल पल युद्ध की भड़कती आग के बीच इजराइल ने ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है। इजराइल ने कहा है कि ईरान युद्ध में क्लस्टर म्यूनिशन जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आसमान में कई छोटे छोटे आग के गोले एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने कई बार क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम पारंपरिक बमों से बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। सामान्य बम जहां एक ही जगह पर फटकर धमाका करता है, वहीं क्लस्टर बम का ढांचा अलग होता है। इसमें एक मुख्य कंटेनर होता है जो लक्ष्य के ऊपर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है। इस मुख्य कंटेनर को आमतौर पर कैरियर या डिस्पेंसर कहा जाता है। जैसे ही ये कंटेनर खुलता है, इसके अंदर मौजूद दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बाहर फैल जाते हैं। इन छोटे बमों को सब म्यूनिशन या बॉम्बलेट कहा जाता है। ये बॉम्बलेट जमीन पर गिरने से पहले ही बड़े इलाके में बिखर जाते हैं और अलग अलग जगहों पर धमाके कर सकते हैं। क्लस्टर बॉम्ब है, खासकर ये जो एयर ड्रॉप हो या फिर मैं कहूँगा कि ग्राउंड लॉन्च ऑफ एक्सप्लोसिव वेपन्स हो, ये अमूमन रिलीज किए जाते हैं और इसका नुकसान जो है वो भयानक होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कैन बी डायरेक्टेड जहां पे आप चाहे वो उधर उस जनरल एरिया में डायरेक्ट होकर उसका जो नुकसान पहुंचाने की काबिलियत है वो बहुत है। आग लगाने की काबिलियत रखते हैं और आग लगा सकते हैं जहां पर भी है। वियतनाम वॉर में, या अभी मुझे याद है, वियतनाम वॉर में डेफिनेटली इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं। मैं कहूँगा इट वाज मोर ऑफ अ ग्रेविटेशनल थिंग। अब ग्रेविटेशनल नहीं, इट इज डिसाइड द ग्रेविटेशनल, इट कैन बी लेड टू, जो जिसको आपने बर्बाद करना है, जिस टारगेट को आपने बर्बाद करना है, वो उधर जाके हिट कर सकता है और बर्बादी फैला सकता है। इसी वजह से क्लस्टर म्यूनिशन एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम होते हैं। जब इनमें से दर्जनों विस्फोटक एक बड़े इलाके में एक साथ फटते हैं, तो नुकसान पहुंचाने वाला असर काफी बड़ा हो सकता है। क्लस्टर बम का फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। अक्सर 2% से 40% छोटे बम गिरने के बाद तुरंत नहीं फटते। ये जमीन पर पड़े रहते हैं और युद्ध खत्म होने के वर्षों बाद भी लैंडमाइन की तरह काम करते हैं, जिससे मासूम बच्चों और नागरिकों की जान जाती रहती है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया था कि ईरान ने कम से कम 3 बार क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल किया था। वहीं 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान इजराइल पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। उस वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में लेबनान के गांवों पर क्लस्टर बम गिराए थे। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान के पास 10,000 किलो संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे बारीकी में इसका आकलन करें तो इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर ईरान चाहे तो जल्दी वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपने ग्राउंड फोर्सेस भेजने पर भी विचार कर रहा है ताकि इसे जब्त और निष्क्रिय किया जा सके। लेकिन जैसे ही परमाणु शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे ही हम परमाणु के क्षेत्र में जाते हैं, हमें जापान, हिरोशिमा, वो सब कुछ याद आ जाता है। और उस समय भी याद कीजिए कि किस स्थिति में ये युद्ध पहुंच चुका था। जापान मान नहीं रहा था, न्यूक्लियर बम गिराया गया उस पर। क्या आज वही परिस्थिति यहां पर आती हुई दिख रही है? पिछले लगभग 1 हफ्ते से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु साइट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत, युद्ध की हर शर्त और युद्ध का अंजाम इसी बात पर निर्भर है कि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। लेकिन इस भीषण बमबारी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर क्या असर डाला है, ये सवाल भी लाजमी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सवाल नंबर 1, क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए? सवाल नंबर 2, क्या ईरान इस युद्ध के बाद परमाणु बम बनाने के करीब आ सकता है?
इस बार के युद्ध में अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सैकड़ों मीटर नीचे उन ठिकानों को ध्वस्त कर पा रहे हैं? जानकारों की माने तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा नुकसान जून 2025 में अमेरिकी और इजरायली हमलों के दौरान ही हुआ था। इस बार की सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा नहीं रहा। यानी उन पर अब तक सीमित नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु उत्पादन के बड़े हिस्से को जमीन के नीचे स्थित ठिकानों में शिफ्ट कर दिया है, जहां तक पहुंचना और हमला करना काफी मुश्किल है। अगर ईरान के लीडर्स को मरते रहे या सत्ता में रहे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेफिनेटली कॉमन सेंस कहती है कि इन्हें एक्सेलरेट करना चाहिए। जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन हो उस पर दूसरा देश अटैक नहीं करता, डर लगता है ज्यादा। क्यों तेजी से अपना एक न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं डेवलप कर लिया और एटॉमिक टेस्ट कर देता कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर क्षमता है। तो आने वाले वक्त में अगर ईरान की जो भी सत्ताधारी सरकार रही, अगर वो प्रो अमेरिका नहीं हो गई, एंटी अमेरिका ही रही, तो तेजी से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ और जल्दी से जल्दी उस वेपन को टेस्ट करके दुनिया को बताना कि अब हमारे पास है, उसके बाद ईरान का गेम बदलेगा। जून 2025 में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए। ट्रंप का दावा था कि ये परमाणु सुविधाएं अब खत्म हो गई हैं और ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता, लेकिन जानकारों की माने तो ऐसा हुआ नहीं। उन साइट्स को नुकसान तो हुआ, लेकिन उनको पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सका। इस हमले के बाद ईरान ने IAEA के UN इंस्पेक्टर्स को जांच करने से रोक दिया। हालांकि ईरान सरकार लंबे समय से ये कहती आई है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है और उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन 2002 में यूरेनियम संवर्धन से जुड़े 2 गुप्त ठिकानों के सामने आने के बाद से इस कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा संदेह बना हुआ है। This was our last best chance to strike. ये हमारे लिए इस बीमार और शातिर शासन द्वारा उत्पन्न असहनीय खतरों को समाप्त करने का आखिरी और सबसे अच्छा मौका था, और वे वास्तव में बीमार और शातिर हैं। हमारे उद्देश्य स्पष्ट हैं। पहला, हम ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं और आप इसे हर घंटे होते हुए देख रहे हैं, साथ ही उनकी नई और अच्छी मिसाइलें बनाने की क्षमता को भी। दूसरा, हम उनकी नौसेना को नष्ट कर रहे हैं। हम पहले ही 30 जहाज़ों को नष्ट कर चुके हैं, वे समुद्र की गहराई में डूबे हुए हैं। तीसरा, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक कभी भी परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके, कभी भी परमाणु हथियार न रख सके। मैंने यह शुरू से कहा था, वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख पाएंगे। वे एक ऐसे समझौते के माध्यम से वैध रूप से परमाणु हथियार प्राप्त करने की राह पर थे, जिस पर हमारे देश ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हस्ताक्षर किए थे। और अंत में हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी सेनाओं को हथियार, धन और निर्देश देना जारी न रख सके। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। ईरान छिपकर परमाणु बम बनाने की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। परमाणु विशेषज्ञों को चिंता है कि ये हालात बदल सकते हैं, खास तौर पर सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद, जिन्होंने परमाणु बम बनाने के खिलाफ एक धार्मिक फरमान या फतवा जारी किया था। अगर ईरान की मौजूदा व्यवस्था ढह जाती है या देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार का भविष्य एक बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। इन पर किसका नियंत्रण होगा, ये किसके हाथों में चला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने युद्ध के इस मोर्चे पर नई हलचल पैदा कर दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अब ईरान के परमाणु खजाने पर सीधे कब्जा करने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए ईरान की जमीन पर स्पेशल फोर्सेस उतारने का विकल्प भी टेबल पर है। रिपोर्ट में 4 सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी के बीच वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच इस संवेदनशील ऑपरेशन पर चर्चा हुई है। योजना यह है कि ईरान के पास मौजूद अत्यधिक यूरेनियम के भंडार को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए।
ताकि तेहरान के हाथ परमाणु बम तक न पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कोई ऑपरेशन युद्ध के अगले चरण में किया जा सकता है। जैसे जैसे टकराव तेज होता जा रहा है, वैसे वैसे ईरान की परमाणु संपत्तियां इस संघर्ष का सबसे बड़ा निशाना बनती जा रही हैं। जिस तरीके से इजरायल और अमेरिका निशाना साध रहे हैं ईरान पर, उसी तरीके से इजरायल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से लेबनान पर निशाना साधा जा रहा है। लेबनान के वो हिस्से जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, या फिर इजरायल को ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर हैं। लेबनान में मेरे सहयोगी अशरफ बानी मौजूद हैं और वहां की बर्बादी की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो चीजें इस युद्ध में बेहद निर्णायक है। बहुमंजिला होटल है रमादा, उसको निशाना बनाया गया। इसी जो समंदर के किनारे हैं उन इलाकों में हमें जाने की अनुमति नहीं है। अलग अलग संवाददाता आज तक संवाददाता आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध की एक एक खबर से अपडेट कर रहे हैं। सबसे खतरनाक जगह से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। लेबनान के उन शहरों से अशरफ आप तक सारी खबरें लेकर आ रहे हैं। इजराइल लगातार लेबनान के कई शहरों पर हवाई हमले कर रहा है, जिनमें हिजबुल्लाह के साथ साथ कई आम नागरिकों की जान भी जा रही है। आज सुबह 7 बजे इजराइल ने बैरूत के एक मशहूर होटल को ड्रोन से निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। बीरूत में के सबसे सुरक्षित इलाके में एक होटल को निशाना बनाया गया है। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर इस होटल को निशाना बनाया गया है। मेरे पीछे जो ये बहुमंजिला होटल है रमादा, उसको निशाना बनाया गया होटल है होटल रमादा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस होटल में एक ही कमरे को निशाना बनाया गया है, जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस होटल के कमरे में यहाँ ये जगह है जहाँ से एक स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजिक तरीके के तहत एक मिसाइल जो है इस कमरे में जो है दागा गया है। इस कमरे में कौन रुका था? कुछ सूत्रों का कहना है कि ईरान का कोई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का कोई सदस्य यहाँ पर रुका हुआ था और इसीलिए होटल के इस कमरे को निशाना बनाया गया। पूरी अफरा तफरी, होटल पूरा खाली पड़ा है, कई सारे लोग इसमें थे, भरा पड़ा था। यहाँ पर एक पेड़ था, उसको भी, उसका पूरा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसने लिया है। अशरफ बताते हैं कि वो भी इसी होटल में रुकने वाले थे, लेकिन फुल ऑक्यूपेंसी की वजह से उन्हें कहीं और रुकना पड़ा। ये होटल रमादा है जो बिल्कुल बीरूत के जो यहाँ का तट है, यानी बीच है, उस पर स्थित है। उस होटल में मैं पिछली बार जब आया था करीब 10 दिन रुका हुआ था। एक बड़ा होटल है यहाँ बीरूत का और एक सुरक्षित इलाके में ये होटल स्थित है। मैं जब पिछले दिनों यहाँ पहुंचा था बीरूत में, उस होटल में भी चेक इन करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी। मैंने देखा था कि वहां पर काफी सारे लोग जो थे साउथ बीरूत से, जो कि यहाँ बीरूत का सबसे व्यस्त और बिजी इलाका है, जिसको खाली करने के लिए ईरान ने फरमान जारी किया था, वहां से कई सारे लोग जो हैं विस्थापित वो होटल में रह रहे हैं। और उस होटल में भी बहुत सारे परिवार थे, उसलिए उस होटल में जगह नहीं थी, क्योंकि करीब 5 लाख लोग जो हैं उनको घर छोड़ने के लिए कहा गया है। उसी बीच उस होटल में भी वो साउथ बीरूत से और कई लोग जो है वो वहां पर रुके हुए थे। उस बीच उस होटल में जगह नहीं थी। ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी, मैं किसी दूसरे होटल में चला गया और वहां पर जो है वहां ये स्ट्राइक हुई है। लेबनान में इजराइल सिर्फ बमबारी ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने टैंकों को भी अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। यानी लेबनान के अंदर इजराइल जमीनी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा है। सरहद पर तस्वीरों में टैंक, सैनिक और सैन्य वाहनों की आवाजाही दिखाई। गिरते मिसाइलों, बमों और बजते सायरन्स के बीच युद्ध का पूरा हाल आपके लिए हम लेकर आते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।